हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में मौर्यन एम्पायर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं डिटेलिंग के साथ हमारे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। आज मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को यहाँ पर हम डिटेलिंग के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर स्टोन कल्चर, रिंग एंड डिस्क स्टोन, रिंग एंड डिस्क स्टोन्स, टेराकोटा फिगराइन्स, स्तूपा आर्किटेक्चर, इसको आज हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इंक्लूडेड हैं, वो आज इसको हम डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे स्तूपास के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे मॉडर्न एंड के जो आर्ट एंड कल्चर है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसने बहुत जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट को रिलेटेड, तो उसके भी अगर हम देखें तो यहाँ पर स्तूपास बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम आर्ट एंड कल्चर को भी यहाँ पर कंसीडर करें। तो आज हम इसे एंशियंट के लेवल से यहाँ पर पढ़ेंगे, एंशियंट के तौर पर हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन आर्ट एंड जो कल्चर होगा, आर्ट एंड कल्चर में हम इसे डिटेलिंग के साथ भी यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसकी डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं स्तूपास की बात करूँ, अशोका के टाइम पर यहाँ पर स्तूपास जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुए। ये अशोका के टाइम पीरियड के जो है उसके यहाँ पर टाइम पीरियड के अंदर ये स्तूपास जो थे ये बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर पॉपुलर हुए थे। इनकी पॉपुलराइजेशन जो हुई थी वो अशोकन टाइम से हुई थी, अशोका के टाइम से हुई थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो बुद्धा के रेलिक्स जो थे ये भी अलग अलग जगहों पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और एक सिग्निफिकेंट जो यहाँ पर इनका फीचर था, और यहाँ पर जो थे इन्होंने अशोका ने मैंडेटरी जो थे स्तूपास को यहाँ पर जो थे बिल्ड करवाए थे। कंस्ट्रक्शन इनकी यहाँ पर मैंडेटरी हुई थी, क्योंकि ये स्तूपास ही थे जिनके ऊपर रेलिक्स लिखे जाते थे, एडिक्ट्स लिखे जाते थे। ये पिलर्स जो हुआ करते थे, ये स्तूपास जो हुआ करते थे, यहाँ पर जो थे वो बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग जो भी बुद्धिज़्म की टीचिंग्स हुआ करती थी, उनके यहाँ पर जो टीचिंग्स थी उनको यहाँ पर रेलिक्स की फॉर्म में लिखा जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने अशोका ने मैंडेटरी यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करवाए स्तूपास के, इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करवाए। अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 84,000 स्तूपास इन्होंने बिल्ड करवाए थे। अप्रॉक्सीमेटली 84,000 स्तूपास इन्होंने बिल्ड करवाए थे। अगर हम अशोकन पिलर की यहाँ पर बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आते हैं, वो है अशोकन पिलर एट सारनाथ। अशोकन पिलर सारनाथ के जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अशोकन पिलर एट सारनाथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सांची स्तूपा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सांची स्तूपा की जो इमेज है वो आप 200 का जो हमारा जो करेंसी आती है, इंडियन करेंसी जो है 200 रुपीज़ के जो आपने नोट देखा होगा, उसके पीछे सांची स्तूपा की एक जो है वो इमेज बनी हुई है। तो आपको वो 200 रुपीज़ के जो है नोट के पीछे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर उन्होंने सांची स्तूपा का बनाया हुआ है। तो सांची स्तूपा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सांची स्तूपा भी इम्पॉर्टेंट साइट है। अगर हम अशोका की यहाँ पर बात करें, अशोका के टाइम से ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट साइट थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे यहाँ पर समझ रहे हैं। तो पिलर्स में हमने देखा दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास पिलर्स हैं। इनकी डिटेलिंग जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो इतना ही दिया है। एंशियंट में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, वो सब आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे। वो भी एकदम बारीकी और एकदम जो है डिटेलिंग के साथ उसको वहाँ पर
इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अशोका के जो पिलर्स थे उनकी कार्विंग्स कैसे हुआ करती थी, उनके ऊपर जो रेलिक्स बनते थे वो कैसे बनते थे, इमेजेस कैसे बनती थी, वो चीज़ें भी हम आगे जब हम आर्ट एंड कल्चर को डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब उसमें हम ये चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केव आर्किटेक्चर की, ये हमने स्तूपास की बात की। स्तूपास में सबसे इम्पॉर्टेंट थे अशोका का जो पिलर है सारनाथ में, एक है सांची स्तूपा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर केव आर्किटेक्चर की बात करें, केव आर्किटेक्चर की बात करें, केव आर्किटेक्चर मॉडर्न जो आर्टिशियंस थे इन्होंने यहाँ पर जो थे केव्स को बनाना यहाँ पर स्टार्ट किया। फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क्स टू लिव, यहाँ पर मॉडर्न टाइम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जो केव्स थी, केव्स को यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया। केव्स को यहाँ पर इन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट किया। अगर हम देखें तो ये बनते थे रॉक से। एक रॉक जो हुआ करता था उसको काट के इस तरह एक केव की फॉर्म में यहाँ पर बना दिया जाता था। ये एक केव है, मैंने ऐसे बनाई है क्योंकि ये जो है यहाँ पर मैं ये ऐसे करके ये बना दी। यहाँ पर ये केव है, ये रॉक्स को कट करके यहाँ पर ये बनाई गई है। एक पूरा रॉक होता था, उसको अगर हम काट दें, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया और ये यहाँ से एंट्रेंस बना दी। ऐसे करके यहाँ पर एंट्रेंस बना दी कि यहाँ से एंट्री होगी और मॉन्क्स यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह के यहाँ पर केव्स हुआ करते थे, उनको काट देते थे और यहाँ पर जो है वो ये बना देते थे एक केव की तरह जहाँ पर मॉन्क्स जो हुआ करते थे वो रहते थे। तो ये मॉन्क्स के लिए बनाए जाते थे, ये मॉन्क्स जो हुआ करते थे उनके लिए बनाए जाते थे ताकि वो यहाँ पर रह सकें। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि बराबर केव्स। ये जो केव्स थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में हम इसे पूरा अच्छे डिटेलिंग से पढ़ेंगे भी, कैसे कार्व किए जाता था, कैसे ये बनाया जाता था। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि केव आर्किटेक्चर मॉडर्न टाइम में बहुत फ्लरिश किया। ये एक रॉक को काट के, एक पत्थर को काट के बनाया जाता था। एक ही रॉक से बनता था तो वो रॉक को काट देते थे, अलग अलग शेप्स में काट देते थे, वो बनाने वाले की मर्जी है। आजकल जैसे आप लोग देखते हो ना कि आपके हाउसेस की जो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाउस जो बनते हैं तो वो बहुत अलग अलग शेप्स और अलग अलग डिज़ाइंस के बनाए जाते हैं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, वो अलग अलग डिज़ाइन से जो है वो घर को एक डिज़ाइन करते हैं। हर घर का इंटीरियर अलग होता है, एक्सटीरियर अलग अलग होता है और कईयों के घर में जो है गार्डन्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। कई जो घर होते हैं उनमें गार्डन अलग स्ट्रक्चर से होता है। कई घरों में स्विमिंग पूल भी आप देख सकते हो, कई घरों में नहीं भी होता है। तो ये चीज़ें अलग अलग जो है आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो अलग तरीके से अलग चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने अलग अलग शेप्स में यहाँ पर एंट्रेंसेस बनाई थी। एंट्रेंसेस में इन्होंने अलग अलग शेप्स बना करके केव्स को बनाया। एक रॉक को काट के उसको शेप दी और उसको एक केव के अंदर बिल्ड कर दिया, एक केव की तरह यहाँ पर बना दिया जिसमें मॉन्क्स जो थे वो रहते थे, जिसमें मॉन्क्स रहा करते थे। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर बराबर केव्स की, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें ये केव आर्किटेक्चर की, केव आर्किटेक्चर अकेला नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि ये साउथ साइड पर भी, साउथ साइड पर यहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया, यहाँ तक इसने अपने आप को स्प्रेड किया। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में भी इसने अपने आप को स्प्रेड किया और यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट में भी ये केव आर्किटेक्चर स्प्रेड हुआ। तो यहाँ पर भी केव आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला, यहाँ पर भी हमें केव आर्किटेक्चर्स देखने को मिले। तो ये जो एरियाज थे यहाँ पर हमें केव आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर बात करें धौली केव्स की,
जो धौली केव्स हैं, धौली केव्स नियर भुवनेश्वर ओडिशा, ये भुवनेश्वर के पास है, भुवनेश्वर ओडिशा में है, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है, ये ओडिशा के पास है, ओडिशा जो है वो जो भुवनेश्वर है वो ओडिशा में है। तो यहाँ पर भी हमें रॉक के जो स्कल्पचर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर रॉक के स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, रॉक स्कल्पचर है यहाँ पे, रॉक स्कल्पचर है। फ्रंट पोर्शन ऑफ एन एलिफेंट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक कट आर्किटेक्चर। हमें यहाँ पे रॉक के जो स्कल्पचर्स दिखते हैं वो एलिफेंट की शेप में यहाँ पर दिखाई देते हैं कि यहाँ पर बाहर जो है वो एलिफेंट्स बने हुए हैं। अगर हम इसके केव्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये धौली केव्स के जो जब हम एंट्रेंस करते हैं, धौली केव्स के जब हम यहाँ पर एंट्रेंस लेते हैं तब हमें यहाँ पर जो है वो एलिफेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं कि यहाँ पर एलिफेंट्स के जो है वो बने हुए हैं क्रिएचर्स, यहाँ पर स्कल्पचर्स बने हुए हैं एलिफेंट के। अभी यहाँ पर मैं तो एलिफेंट नहीं बना सकती, आप जो है वो आप एक बार नेट पर जा कर के एक बार या अपनी जो भी आप बुक को फॉलो करते हो आप उसमें देख सकते हो कि धौली केव्स जो है, या आप जो है गूगल पर जाइए वहाँ पर सर्च कीजिए कि धौली केव्स के बारे में, तो आपको वहाँ पर इमेजेस मिलेंगी कि जहाँ पर इसकी एंट्रेंस में आपको एलिफेंट दिखाई देंगे। यहाँ पर एलिफेंट्स बने हुए हैं, रॉक स्कल्पचर्स के बनाए हुए हैं, वो भी रॉक को काट के उसे एलिफेंट की शेप में देना वो कितना अच्छा और कितना बारीकी का काम है। एक अच्छा आर्किटेक्चर ही ये सब चीज़ें कर सकता है। आप तब की जो टेक्नोलॉजी है आप उसको देखिए, सिंपल तो डिज़ाइन सभी बना रहे थे, जैसे आजकल जो है वो लड़कियों को अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें चाहिए, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी जो राजा था उसे अलग अलग डिज़ाइन की केव्स पसंद आ रही थी। तो जो भी यहाँ पर आर्किटेक्चर आता था वो कहता था अभी मैं जो है वो आपको एलिफेंट की तरीके से जो है वो एंट्रेंस दे सकता हूँ, मैं आपको इस तरीके का यहाँ पर जो वो है जो एंट्रेंस होगी वो अलग तरीके की दे सकता हूँ। तो वो उसको हायर कर लेते थे कि यहाँ पर जो है आप हमें आकर्षित तरीके से जो केव्स हैं वो हमें यहाँ पर बना करके दिखाइए कि हमारी भी आंखें जो हैं, देखने वाला भी यहाँ पर ये कह उठे कि भाई वाह क्या कमाल की यहाँ पर जो है आर्टिस्टिक क्रिएचर यहाँ पर आपने बनाए हैं, क्या कमाल की कला दिखाई है आपने। जब भी आप अपना घर भी बनाते हो आप इंटीरियर डिज़ाइनर को भी यही कहते हो कि भाई घर ऐसा हो कि दीवारें बोल उठें, जैसे कि आपने एड्स में देखा है, ठीक है, वो पेंट की जो एड्स आती हैं उसमें दिखाता है ना कि भी दीवारें बोल उठें, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो केव्स थी वो बोल उठे, इस तरीके से राजा यहाँ पर कहता था। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर बड़े शानदार तरीके से उसने यहाँ पर एलिफेंट्स को यहाँ पर जो है वो कार्व किया। रॉक स्कल्पचर्स की ये एक बहुत ही यहाँ पर एलिफेंट्स को बनाना और वो रॉक्स को एलिफेंट की शेप देना बहुत ही यहाँ पर बारीकी का काम दिया गया था। तो ये एक यहाँ पर रॉक आर्किटेक्चर की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है धौली केव्स। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हमने केव आर्किटेक्चर को देखा, अगर हम यहाँ पर स्टोन एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स की बात करें वो कैसे रहे होंगे। मौर्यन जो हमारा टाइम था, मौर्यन पीरियड जो था, उसमें जो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर फ्लोरिश किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो फ्लोरिश किया, उसमें स्टोन और टेराकोटा के स्कल्पचर्स भी प्रेजेंट थे। वो कैसे रहे होंगे, स्टोन एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स वो कैसे रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, ये जो स्टोन के स्कल्पचर्स हमें मिल रहे हैं ये पॉलिश्ड थे। स्टोन के स्कल्पचर्स जो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, स्कल्पचर्स मतलब कि कोई भी इमेज या कोई भी यहाँ पर जो चीज़ें कार्व की जाती थी, चाहे वो किसी यहाँ पर एनिमल की ड्रॉ की जाए, चाहे वो किसी मेल या फीमेल की ड्रॉ की जाए, तो वो स्कल्पचर्स हुआ करती हैं, वो स्कल्पचर्स होते हैं। यहाँ पर स्टोन के स्कल्पचर्स थे जो पॉलिश्ड थे ये, और यहाँ पर हमें फीमेल स्टोन स्कल्पचर यहाँ पर देखने को मिला।
ये फीमेल स्टोन स्कल्पचर था, जिसे बोला जाता है, ये एक यक्षिणी थी। यहाँ पर ये जो फीमेल थी ये एक यक्षिणी थी ये, जिसे बोला जाता है दीदारगंज यक्षिणी। दीदारगंज यक्षिणी ये बहुत फेमस है। दीदारगंज यक्षिणी एक बहुत फेमस एक ये स्कल्पचर बनाई गई थी, जिसे पॉलिश कर दिया गया था। अभी जो थे यहाँ पर आर्किटेक्ट्स आ रहे थे, उनकी हायरिंग जब कर रहा था किंग, तो उसने बोला कि अच्छा, मैंने धौली केव्स के बीच में जब हमने धौली केव्स बनाई, तब वहाँ पर जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने एलिफेंट के जो स्कल्पचर्स थे वो बना करके हमें दे दिए। अभी आप नया क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो स्टोन के स्कल्पचर्स बनाएंगे और उसे पॉलिश कर देंगे। इतना पॉलिश कर देंगे कि आप जो है वहाँ पर खड़े होकर के अपनी जो है वो आपको एक मिरर की तरह वो दिखाई देगा, आप उसमें खुद को भी देख सकते हो। इतना पॉलिश कर देंगे, इतना चमका देंगे हम उसको। तो राजा इम्प्रेस हो गया, अभी नई चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया। फिर यहाँ पर स्टोन की एक फीमेल यक्षिणी बनाई, जिसे कहा जाता है ये दीदारगंज यक्षिणी है, जिसे पॉलिश किया गया। ये फीमेल यहाँ पर स्टोन स्कल्पचर हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमें यक्षिनीज भी दिखाई दी थी। और ये यक्षिनीज क्या होते हैं? दीज आर जनरली रिगार्डेड एज अ फर्टिलिटी डिटीज। तो यहाँ पर यक्षिनीज जो थे, यक्षिनी जो थे, इन्हें बोला जाता है ये फर्टिलिटी डिटीज होती हैं। फर्टिलिटी डिटीज। और इनके साथ, यक्षिणी के साथ यक्षास भी होंगे। वो भी इनके साथ ही इनके फीमेल काउंटर पार्ट्स की तरह यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कि जो नेचर के जो देवी देवता होते हैं, यहाँ पर अगर हम एक नेचर की यहाँ पर बात करें, जो हमारे नेचर है, जैसे कि फॉरेस्ट, ट्रीज, वाइल्डरनेस, वाटर, ये सब चीज़ें जो हमारे कुदरत हमें दे रही है, जो हमारी नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, वो चीज़ों को यहाँ पर उनके डीटीज इन्हें माना जाता था कि ये जो है फीमेल काउंटर पार्ट हैं, फीमेल के ये पार्टनर हैं, ये उन्हीं के साथ होंगे। ये भी यहाँ पर एक डीटी ही हैं, जिन्हें जो कनेक्ट किया जाता है वो वाटर से किया जाता है, ट्रीज से किया जाता है, फॉरेस्ट से किया जाता है। इन सब चीज़ों से इन्हें यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक क्या है? फीमेल काउंटर पार्ट हैं ये। फीमेल के यहाँ पर ये फीमेल काउंटर पार्ट्स थी, सॉरी, यक्षिनीज फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं ये यक्षास के। ये दोनों साथ में होंगे, एकदम साथ में होंगे। यक्षास एंड यक्षिनीज एकदम साथ में होंगे, साथ में इनकी पूजा की जाएगी, साथ में इनको जो है वो यहाँ पर एक मान्यता यहाँ पर दी जाएगी। तो इन दोनों को यहाँ पर साथ में ही रखा गया। Yakshas and Yakshinis both are treated as each other's counterpart, and Yakshinis, these are the female counterparts of Yakshas. These are the female counterparts of Yakshas, and these are connected with, Yakshas are connected with water, trees, forest, etc. इन सब चीज़ों से, नेचर की जो दी हुई चीज़ें हैं, उनसे इन्हें यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर एक पॉलिश्ड चुनार सैंडस्टोन स्कल्पचर भी हमें मिला। यहाँ पर हमें चुनार सैंडस्टोन स्कल्पचर भी हमें यहाँ पर मिला। चुनार सैंडस्टोन स्कल्पचर हमें यहाँ पर मिला। ये स्कल्पचर है एक मेल टॉर्सो का। ये एक टॉर्सो है ऑफ न्यूड मेल
फिगर। ये एक न्यूड यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक मेल है जो नग्न अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये एक यहाँ पर मेल की यहाँ पर हमें स्कल्पचर दिखाई दे रही है। तो ये हमें यहाँ पर मिला है, ये हमें मिला है लोहानीपुर, लोहानीपुर से, और ये पटना के एरिया में ये पाया जाता है। पटना के एरिया में है लोहानीपुर, ये एक जगह का नाम है लोहानीपुर जो पटना में है। और यहाँ पर हमें एक चुनार सैंडस्टोन स्कल्पचर से बना हुआ न्यूड मेल फिगराइन यहाँ पर हमें मिली है। ये भी एक मेल की ये फिगराइन है जो न्यूड है, और ये हमें लोहानीपुर से मिली है। ये एक पॉलिश्ड स्कल्पचर है, और ये एक पॉलिश्ड स्कल्पचर है। इसको भी आर्किटेक्चर ने यहाँ पर पॉलिश कर दिया कि दिखाई, ये इसको ये स्कल्पचर बना दिया, अभी अधूरा लग रहा है, पॉलिश कर दो। ये चीज़ बना दी, पॉलिश कर दो। जो भी चीज़ बन रही है उसको पॉलिश कर दे रहे हैं, उसको पॉलिश किया जा रहा है, एकदम चमका दिया जा रहा है कि आंखों को सुंदर लगे। तो यहाँ पर ये एक चीज़ जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, चुनार सैंडस्टोन स्कल्पचर जिसे पॉलिश किया गया है। ये एक मेल फिगराइन है। और अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, मॉडर्न टाइम्स में, इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न टाइम्स जो टेराकोटा होते थे ये बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते थे। जो टेराकोटास जो हुआ करते थे, टेराकोटा जो प्रोड्यूस किए जाते थे ये लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जाते थे, प्रोड्यूस एट लार्ज स्केल। इसे लार्ज स्केल के ऊपर यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था। जो यहाँ पर विमेन्स हुआ करती थी उन्हें इंक्लूड किया जाता था एज मदर गॉडेसेस, एंड जो एनिमल्स हुआ करते थे उनमें इंक्लूड किया जाता था एलिफेंट्स को। यहाँ पर विमेन को इंक्लूड किया जाता था एज मदर गॉडेसेस, विमेन, इनको इंक्लूड किया जाता था एज मदर गॉडेसेस, मदर गॉडेसेस। और एनिमल्स जो हुआ करते थे, एनिमल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता था, एनिमल्स में इंक्लूड किया जाता था एलिफेंट्स को, एलिफेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता था। यहाँ पर हमें जो स्टोन स्टैचू है यक्षिनी का वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दिए। जैसे कि हमने बात किया था दीदारगंज की जो यक्षिनी थी, हमने उनका यहाँ पर एक ये पॉलिश्ड स्कल्पचर देखा था, स्टोन स्कल्पचर्स देखे थे हमने यहाँ पर फीमेल डीटीज़ के जो डेडिकेटेड थी फर्टिलिटी से, जिन्हें कनेक्ट किया जाता था, फर्टिलिटी से कनेक्ट किया जाता था। तो यहाँ पर जो थी फीमेल डीटीज़ को यहाँ पर देखा जाता था। यहाँ पर हमें यक्षिनीज दिखाई दी, यहाँ पर हमें यक्षिनीज दिखाई दी, यक्षिनी, जैसे कि हमने लास्टली हमने बात किया दीदारगंज यक्षिनी के बारे में। और यहाँ पर इन्हें एक ब्यूटीफुल फॉर्म में यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता था। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, इट इज़ फाउंड एट, यहाँ पर हमें अशोका क्या, यहाँ पर एक स्टोन पोर्ट्रेट हमें यहाँ पर मिला, अशोका का भी हमें यहाँ पर स्टोन पोर्ट्रेट मिला, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट हमें यहाँ पर मिला, स्टोन पोर्ट्रेट मिला। ये हमें कहाँ पर मिला, एट कनगनहली, कनगनहली ये जो है कर्नाटका में है, सरनाथी के पास, नियर सरनाथी, कर्नाटका, कर्नाटका के पास हमें ये जगह जो है ये दिखाई देती है। यहाँ पर हमें अशोका का जो स्टोन पोर्ट्रेट है वो यहाँ पर हमें दिखाई दिया। जो ये अशोका का यहाँ पर स्कल्पचर भी है जिसके ऊपर जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं। यहाँ पर अशोका स्कल्पचर भी है, यहाँ पर अशोका स्कल्पचर है, अशोकन
स्कल्पचर जो है, ये जो अशोकन स्कल्पचर है, इसके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। ब्राह्मी लैंग्वेज में, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं। इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर लिखी गई हैं, जिन्हें यहाँ पर जो है एज रण्य अशोका यहाँ पर इन्हें पढ़ा गया है। इनकी रीडिंग जब ली गई तो यहाँ पर लिखा हुआ है रण्य अशोका। रण्य अशोका यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे बोला जाता है किंग अशोका। किंग अशोका ये हमें कनगनहली जो है यहाँ पर ही दिखाई देता है। यहाँ पर ही हमें ये जो स्कल्पचर है, ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है रण्य अशोका, वो यहीं पर हमें दिखाई देता है। कनगनहली जो हमारी यहाँ पर हमें कनगनहली में हमने जो पोर्ट्रेट देखा था अशोका का, वहीं पर ये हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है वो हमारा टेराकोटा के स्कल्पचर्स और स्टोन स्कल्पचर्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो रिंग स्टोन एंड डिस्क स्टोन की हमने यहाँ पर बात की थी, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम यहाँ पर कार्व्ड रिंग स्टोन एंड डिस्क स्टोन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो है यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस दी हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें कार्विंग्स मिली हैं रिंग स्टोन एंड डिस्क स्टोन की। ये हमें नॉर्थ इंडिया में ये जो कार्विंग्स हैं, ये कार्विंग है रिंग स्टोन एंड डिस्क स्टोन की, ये हमें मिली हैं नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में हमें कार्व्ड रिंग स्टोन एंड डिस्क स्टोन के यहाँ पर हमें कार्विंग्स मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें, दिल्ली में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स जैसे दिल्ली, पटना, तक्षशिला, मथुरा, वैशाली, कौशाम्बी, यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। और अगर हम यहाँ पर पिलर्स की बात करें, तो अभी हमें पिलर्स भी देखने हैं। पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मॉडर्न एम्पायर में। अगर हम आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पर अगर हम डिटेलिंग में देखें, तो यहाँ पर हमें पिलर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमें जो है वो स्टोन पिलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट हमने यहाँ पर एग्जिस्टेंस देखा 84 पिलर्ड हॉल का, जिसे डिस्कवर किया गया है एट कुम्हराहार ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पटना। यहाँ पर हमने एग्जिस्टेंस देखा, मॉडर्न पीरियड में हमने एग्जिस्टेंस देखा ऑफ 84 पिलर्ड हॉल का। 84 पिलर्ड हॉल ये हमने देखा, इसको हमने डिस्कवर किया कुम्हराहार में, जो यहाँ पर मॉडर्न पटना के आउटस्कर्ट्स पर है। आउटस्कर्ट्स मतलब कि उसकी बाउंड्री पर जो है, जैसे जो मॉडर्न हमारा पटना है, पटना का आपने रीजन देखा होगा, पटना के रीजन के आउटर साइड्स के ऊपर, आउटस्कर्ट्स के ऊपर ये पिलर जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुम्हराहार में। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मल्टी पिलर हॉल भी एक दिखाई दे रहा है कुम्हराहार में। मल्टी पिलर हॉल ये भी हमें कुम्हराहार में ही दिखाई दे रहा है, जो पटना के पास है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 72 पिलर, अगर कुम्हराहार की बात करें तो यहाँ पर 80 पिलर हॉल थे, जिसमें 72
जो पिलर्स थे उन्हें एक चेस बोर्ड की तरह यहाँ पर जो है वो अरेंज किया गया। अगर मल्टी पिलर हॉल भी यहाँ पर दिखाई दिया, और अगर हम इसी के बीच में मल्टी पिलर हॉल के अंडर अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो हमें यहाँ पर 80 पिलर हॉल भी दिखाई दे रहा है। 80 पिलर हॉल, जिसमें से 80 पिलर हॉल जिसमें से 72 पिलर्स जो थे, 72 पिलर्स इनको चेस बोर्ड की तरह, एक चेस बोर्ड आपने देखा होगा, चेस बोर्ड कईयों की फेवरेट गेम होगी, कईयों की नहीं होती। अगर नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा भी चेस बोर्ड किस तरह का होता है। वैसे तो देखा ही होगा, स्कूल वगैरह में देखा ही होगा चेस बोर्ड कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है वो चेस बोर्ड के पैटर्न की फॉर्म में यहाँ पर इसे अरेंज किया गया है। यहाँ पर इसे इनकी जो चेस बोर्ड की पैटर्न है इसमें अरेंज किया गया है। और यहाँ पर 8 और ज़्यादा पिलर्स को यहाँ पर जो है वो ऐड किया गया है। 8 मोर पिलर्स आर एडेड। यहाँ पर एक ब्रिक की स्ट्रक्चर में इन्हें यहाँ पर जो है वो ऐड किया गया, इनको यहाँ पर ब्रिक की स्ट्रक्चर में ऐड किया गया। और ये जो है पहले पैलेस हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का, यही जो था ये पैलेस हुआ करता था, ये पैलेस हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस हुआ करता था। तो इसे मेगास्थनीज ने इतना ग्रैंडली, इतना अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया है कि ये पैलेस ऐसा था, वैसा था, इतना सुंदर था। यहाँ पर जो था मैंने इतने अच्छे अच्छे तरह के जो थे फूल देखे, ये चीज़ें देखी, वो चीज़ें देखी। उसने बहुत एग्जैजरेशन तरीके से जो है, अच्छे तरीके से लगा लो चाहे एग्जैजरेशन तरीके से लगा लो, मेगास्थनीज ने यहाँ के जो पैलेस था उसको डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर हमने जो है पिलर्स को देखा। यहाँ पर पिलर्स जो थे वो एक सिंगल पीस से भी बनाए जाते थे, सिंगल पीस से भी बनाए जाते थे, और इतने ब्यूटीफुली यहाँ पर इन्हें कार्व किया जाता था। और इनके ऊपर जो था वो एक यहाँ पर एनिमल की, यहाँ पर कोई भी जो स्कल्पचर हुआ करती थी उसको बना दिया जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे पिलर बना दिया, और पिलर के ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक बेल की शेप में एक लोटस को यहाँ पर जो है वो रख दिया, लोटस रख दिया यहाँ पर। और लोटस के ऊपर जो है वो एक अबैकस बना देते थे। अबैकस के ऊपर यहाँ पर जो था वो एनिमल रहता था, यहाँ पर ये एनिमल रहता था। हो सकता है ये लायन हो सकता है ये एलिफेंट हो या बुल हो। यहाँ पर कोई भी जो यहाँ पर जो एनिमल हुआ करता था वो यहाँ पर कार्व कर देते थे। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो भी यहीं से ही लिया गया है, वो यहीं से ही लिया गया है। अशोका के जो पिलर्स हैं वहाँ से जो है हमने हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो वहीं से लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसके ऊपर 4 जो हैं वो लाइन बने हुए हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। हमें यहाँ पर सिर्फ जो है वो 3 दिखाई देते हैं। अगर हम इमेज देखें तो इमेज में हमें सिर्फ 3 दिखाई देंगे, वैसे तो 4 होते हैं। एक इसके यहाँ पर पीछे भी होता है, एक ऐसे पीछे होता है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर जो थे वो लाइंस बनाए गए हैं जिनका अलग अलग यहाँ पर डिपिक्शन बताया जाता है। तो ये था हमारा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमने यहाँ पर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखा। इसको हम अच्छे से और डिटेलिंग में जब पढ़ेंगे तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे ये चीज़ें बनाई गई, कैसे इन चीज़ों का निर्माण हुआ, कौन सी चीज़ों से ये बनाई जाती थी, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था। वो सब चीज़ें आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक होगा, जब आर्ट एंड कल्चर को जब हम स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर हम इसे डिटेलिंग के साथ पढ़ लेंगे। और यहाँ पर इतना जानना ज़रूरी है कि मॉडर्न जो पीरियड था तब आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। तो ये चीज़ें जो थी ये मॉडर्न एम्पायर को एक अच्छा यहाँ पर एक प्रोमिनेंट एक तौर पर हमारा एक राज्य, एक प्रोमिनेंट राज्य यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर बहुत फ्लरिश किया। रॉक कट जो आर्किटेक्चर था, रॉक कट केव्स यहाँ पर जो थी वो डेवलप की। पिलर्स की हमने यहाँ पर बिगनिंग देखी,
स्तूपास बनाए जा रहे थे। सांची स्तूपा बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये, और यहाँ से मेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ से मेंस के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं और प्री के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। देखो यहाँ पर चीज़ें जब ऊपर जाएंगी तब चीज़ें डाउनफॉल भी आएगा, किसी ना किसी चीज़ का तो डाउनफॉल आता ही है, हर बार हर किसी का डाउनफॉल आता है, डाउनफॉल देखना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर मौर्यस का भी आया, मौर्यस ने भी जो है वो डिक्लाइन देखा। अभी मौर्यस जो थे वो इतने ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, इतना ज़्यादा पीक पर जा रहे थे, कभी ना कभी तो नीचे तो आना ही था। अगर आपका ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा है तो हमेशा याद रखिए कि भी एक दिन लाइफ में ऐसा आएगा कि आपको एकदम से डाउनफॉल देखना पड़ेगा, और वो डाउनफॉल इतना ज़्यादा होगा कि आप जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त करना आपके लिए वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। जैसे कोई भी, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, आप में से कई जो होंगे उन्होंने पहला अटैम्प्ट भी 26 में पहला अटैम्प्ट देंगे, कईयों का इस बार सेकंड अटैम्प्ट होगा, कई जो होंगे वो अभी लास्ट अटैम्प्ट वाले भी होंगे, कई जो होंगे वो थर्ड अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, कोई भी अटैम्प्ट हो। जब आप उसमें फेलियर देखते हो ना, तब आपको अंदर से जो फीलिंग आती है वो एकदम हेटनेस वाली फीलिंग जो होती है, भी डिप्रेशन में चले जाने वाली फीलिंग जो होती है वो एकदम से आती है। वो आपके अंदर ही नहीं, वो सबके अंदर आती है। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब यूपीएससी का प्री के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तब उनके अंदर एक डर जो होता है वो वहाँ पर होता है, सबके अंदर होता है। कई जो होते हैं वो नहीं देखते ये चीज़ें, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, हो सकता है वो एकदम मजाक मजाक के अंदर आ गए हों वहाँ पर एग्ज़ाम देने। तो यहाँ पर मजाक नहीं है, यूपीएससी इज़ नॉट अ जोक। यूपीएससी बहुत ही एक सीरियस चीज़ है जिसे सीरियसली पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट छोड़ना है, एंटरटेनमेंट भी रखना है, वरना बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी कि आपको वो चीज़ें हैंडल करने में दिक्कत आने लगेगी, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए वो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं जो एंटरटेनमेंट है। टाइम लिमिट रखिए, भी इतना टाइम जो है मैंने अपने एंटरटेनमेंट को देना है, कम से कम मुझे 8 घंटे तो पढ़ना है डेडिकेशन के साथ। आंसर राइटिंग भी करनी है। अगर 8 घंटे के बाद 1 घंटा अगर आप ये कह के ये सोच लोगे कि भी मैंने जितना पढ़ा मैं उसके आंसर्स को एक बार ट्राई करके देखूं, पीवाईक्यूज़ को मैं सॉल्व करके देखूं, सबसे जो है वो टॉपिक्स जो आपने कवर किए हैं उनको एक बार रिवाइज करो, वहाँ पर एक क्वेश्चन को उठाओ, पीवाईक्यू को उठाओ। चाहे ऐसा नहीं है कि भी रिसेंट ही उठाना है, भी 24 का ही उठा लिया। जो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो पीवाईक्यूज़ में से रीसेंट वाले पिछले जो 10 साल के हैं उनको उठाना स्टार्ट कर दें। आप उससे पीछे वाला भी ले सकते हो, जो इजी लगता है आप वो उठाओ, उनको उठाओ, लिखना स्टार्ट करो। गलत लिख रहे हो गलत लिखो, सही लिख रहे हो तो सही लिखो। एक बार अगर चाहे देख करके भी लिखो, पर लिखो। आपको आपके हाथ से जब चीज़ लिखोगे, आप अपने हैंड से वो चीज़ें लिखोगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी, ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में डेवलप कर पाएंगी। एक ये चीज़ें होती हैं। तो तब आपको ये जो मैंने डाउनफॉल की अभी हम बात कर रहे थे, तो डाउनफॉल तो सभी की लाइफ में आता है। तो मौर्यस की लाइफ में भी डाउनफॉल आया, उनको भी डाउनफॉल यहाँ पर देखना पड़ा, क्योंकि इनसे भी यूपीएससी नहीं हो पा रहा था। तो अभी क्या करते, अभी इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, इन्होंने तो कभी यूपीएससी सोचा ही नहीं। आपने सोचा ये बहुत बड़ी बात है, तो मौर्यस ने कभी यूपीएससी नहीं सोचा, इनके टाइम पर था भी नहीं। और अगर यहाँ पर अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन के बहुत सारे कारण रहे। जैसे अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकलता तो आप उसके डाउनफॉल के रीजंस लिखो एक बार, कि भाई मुझ में क्या कमी रही होगी कि मैं इस तरीके से मैं फेलियर को फेस कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। तो ये चीज़ें लिखो। यहाँ पर डिक्लाइन को भी हम देखेंगे कि यहाँ पर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। एक यहाँ पर इनका टाइमलाइन चल रहा था, तो एक पीरियड आया जब इन्होंने यहाँ पर अपना राज्य को इस्टेब्लिश किया। यहाँ से जाते जाते इन्होंने यहाँ पर अपना
एक करियर का पीक देखा कि भी हमारा करियर बहुत अच्छा जा रहा है, अभी इन्हें एकदम से इन्होंने अपना डाउनफॉल देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये डाउनफॉल कैसे आया? ये मौर्यस का जो डाउनफॉल है, मौर्यस का डिक्लाइन है, ये कैसे आना स्टार्ट हुआ, ये डिक्लाइन कैसे किए? इसके कई कारण हैं। अगर उनमें से एक कारण देखें तो वो है हमारे पास ब्रह्मानिकल रिएक्शंस। तो वो है हमारे पास ब्रह्मानिकल रिएक्शंस। ब्रह्मानिकल रिएक्शंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो था वो बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। एक तो हमने ये देखा यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बड़ा फ्लरिश किया। बुद्धिज़्म बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलीजन होता जा रहा था। कोई भी राजा आता था वो बुद्धिज़्म को प्रमोट करने लग जाता था। एग्जाम्पल के अशोका ने यहाँ पर जो था वो बुद्धिज़्म का प्रचार किया, धम्मा पॉलिसीज़ का प्रचार किया, इन सब चीज़ों को प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण्स थे उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। ब्राह्मण्स ने अपने इनकम को लूज़ कर दिया। इनकम को यहाँ पर इनकी लूज़ हो गई, उनको इनकम नहीं आ रही थी। इनका लाइवलीहुड बड़ा इफ़ेक्ट हुआ इस चीज़ से। इनका लाइवलीहुड इफ़ेक्ट हुआ। चाहे अशोका जो थे यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस को यहाँ पर वो प्रमोट करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा जो था यहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही थी जितनी के लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को देते थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इन्हें जो यहाँ पर गिफ्ट्स मिला करते थे, रिचुअल्स जो थे उनको परफॉर्म करने के लिए जो यहाँ पर इन्हें ब्राह्मण्स को जो गिफ्ट मिला करते थे तो वो भी नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी इनकम में यहाँ पर लॉस हो गया, इनकी लाइवलीहुड को इफ़ेक्ट हुआ। ये चीज़ें यहाँ पर इनको जो गिफ्ट में मिला करती थी वो मिलनी बंद हो गई, जिससे ब्राह्मण्स की लाइफ के ऊपर बहुत ही गहरा असर यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर जो हमारे अपॉइंटमेंट हो चुका था धम्मा महामत्तास का, यहाँ पर इनके बीच में भी एक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना स्टार्ट हो गया। जो महामत्तास थे और ब्राह्मण्स थे, इनके जो विचार थे, यहाँ पर इन्होंने जो विचार दिए, जो इनके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट था, वो उसकी वजह से जो था वो यहाँ पर इनका डाउनफॉल आया। एक कारण ये रहा कि यहाँ पर अशोका जो थे, अशोका बुद्धिज़्म के प्रमोटर थे, लेकिन जब बाहरी आक्रमण हो रहे थे, जब बाहर से आक्रमण हो रहे थे, अशोका के जाने के बाद यहाँ से जो बाहर से जो आक्रमण हो रहे थे, जो इन्वेजन्स हो रही थी, तो उनकी वजह से जो इन्वेजन जो किंग कर रहे थे, वो किंग्स जो थे वो यहाँ पर ब्राह्मण्स को यहाँ पर ज़्यादा फॉलो करते थे। वो यहाँ पर ब्राह्मण्स को जो थे वो यहाँ पर फॉलो ज़्यादा करते थे। ब्राह्मण्स को फॉलो करने के लिए यहाँ पर ग्रीक्स ने जो थे वो ग्रीक्स का इन्वेजन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें जो थी वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। जो यहाँ पर किंगडम्स भी थे, जो यहाँ पर किंगडम्स हमारे पास प्रेजेंट थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो था वो ब्रह्मानिज़्म को यहाँ पर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पर किंगडम्स की बात करें तो यहाँ पर किंगडम्स जो थे जैसे कि शुंगास जो थे, कानवास जो थे, इन्होंने जो था ये सेंट्रल इंडिया से यहाँ से जो थे सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया से ये यहाँ पर जो थे वो यहाँ से राइज कर रहे थे, सेंट्रल इंडिया से राइज कर रहे थे। अगर हम डेक्कन की बात करें, डेक्कन से सतवाहना जो डायनेस्टी थी, सतवाहन डायनेस्टी जो थी, सतवाहनास जो थे, इन्होंने यहाँ पर जो था वो ये स्टार्ट कर दिए ये चीज़ें, जिसकी वजह से ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण्स को ये सपोर्ट करते थे, ये ब्राह्मणिज्म में मानते थे, इसमें मानते थे। और अशोका जो थे और मौर्यस जो थे, अगर हम बेसिकली मौर्यस की बात करें तो ये बुद्धिज़्म के प्रमोटर्स थे। यहाँ पर ये लोग जो थे वो ब्राह्मण्स को यहाँ पर जो था वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया।
और यहाँ पर इनकी वजह से इनका इन्वेजन होना स्टार्ट हुआ और इन्होंने जब यहाँ पर अपना आवाज़ उठानी स्टार्ट की, अपने आप को यहाँ पर राइज करने की कोशिश की, तो यहाँ से भी आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ से भी इन्वेजन स्टार्ट हो गई, जैसे कि ग्रीक्स की इन्वेजन स्टार्ट हो गई, जिससे यहाँ पर मौर्य एम्पायर जो था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वो उसके डिक्लाइन का कारण बना, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बना। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्रेसिव रूल इन प्रोविंसेस। ऑप्रेसिव रूल इन प्रोविंसेस। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कंप्लेंट्स थी सिटीजन्स के द्वारा, यहाँ पर कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो यहाँ पर आपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया है ये करप्ट हो चुके हैं, ये इतना ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं कि हमें इस एक प्रोविंस में रहना हमें मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो चीज़ों का यहाँ पर मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स का। जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर ये लोग लागू यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो गलत हैं। तो यहाँ पर करप्ट ऑफिशियल्स का होना स्टार्ट हो गया था। कई प्रोविंसेस इस तरह के थे जहाँ पर करप्ट मिनिस्टर्स आ चुके थे, करप्ट ऑफिशियल्स आ चुके थे। तो कुछ प्रोविंसेस के अंदर करप्ट ऑफिशियल्स का आना भी एक कारण बना मौर्य काल के डिक्लाइन होने का, ऑफिशियल्स का करप्ट होना। जैसे कि जब अपॉइंटमेंट हुआ अशोका का एज अ वॉइस रॉय ऑफ तक्षशिला, जब अशोका को वॉइस रॉय बनाया गया तक्षशिला का, जब बिंदुसारा का राइन था, तब राइन था बिंदुसारा का राइन था, तब अशोका को वॉइसरॉय बनाया गया तक्षशिला का। तब यहाँ पर जो लोग थे वो अगेंस्ट हो चुके थे, जो यहाँ पर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर शामिल थे। यहाँ के एरिया में तक्षशिला में जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे उनके अगेंस्ट यहाँ के लोगों ने, उनके अगेंस्ट जो यहाँ पर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जो थे, इनको यहाँ पर जो है इनके अगेंस्ट जो सिटीजन्स थे, इन्होंने यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर इन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि हमें ये चीज़ें मंजूर नहीं है, ये तो भैया बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। देखो तब लोगों के भी अंदर एक ऐसा जज्बा था कि भी हमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चाहिए, वो हमें करप्ट चीज़ें चाहिए ही नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज का टाइम और दौर दोनों अलग हो चुके हैं। लोग भी करप्ट हो चुके हैं, मिनिस्टर्स भी करप्ट हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट हो चुके हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट के लिए ये चीज़ें शोभा नहीं देती। आप भी आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनोगे, आपके लिए भी एक छोटी सी मैं जो है वो एक कोशिश है भी, आपके अंदर एक जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर एक मैं आपको एडवाइस ही दूंगी, अगर आप कल को ब्यूरोक्रेट बनते हो आगे चल के, तो फिर ऑलवेज ये रिमेंबर कीजिए कि आपने कितनी मेहनत और कितनी हार्डशिप उस चीज़ को दी है। एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपने अपनी दिन और रात एक कर दिया, तब जा कर के आपको अपना एक यहाँ पर एक जो है आपकी पोजीशन मिली है, आपको वो आपका ड्रीम जॉब जो है वो आपको मिला है। तो बी लॉयल टू दैट, बी लॉयल टूवर्ड्स योर जॉब, टूवर्ड्स योर पोस्ट, ताकि आप जो है आगे चल करके कभी भी ये करप्शन मत करना। ये करप्शन बहुत ही गलत चीज़ें हैं। बाकी सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि जिसने मेहनत करके अपनी एक रैंक को हासिल किया, एक अच्छी रैंक को हासिल किया, अच्छा पोस्ट आपने हासिल किया, तो शायद करप्शन करना इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है उस इंसान के लिए जिसने दिन रात मेहनत की और अपने मेहनत से वो आगे आया। मेहनत करके आप आगे आए हो, आगे चल के आप वही चीज़ें करप्शन में करने लग जाओ, वो गलत है।
फिर आपकी की हुई मेहनत व्यर्थ है, वहाँ पर आप ज़ीरो हो जाते हो। वो चीज़ें फिर आपका रैंक भी कोई मायने नहीं रखता, फिर तो चाहे आपने एग्ज़ाम दिया चाहे ना दिया, मेरी नज़र में वो चीज़ ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा काम कभी मत करना जिससे कि एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर जो है वो गलत जो चीज़ें हैं वो बने और गलत मैसेज जो है वो यहाँ पर जाए। तो करप्शन जो है वो यहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट हो रहे थे, तो यहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट हो रहे थे, तो ये चीज़ें भी जो थी वो यहाँ पर एक डिक्लाइन का कारण बनती गई। तो यहाँ पर ऑप्रेसिव रूल आया प्रोविंसेस में, जिसकी वजह से ये चीज़ें भी यहाँ पर मौर्यास जो थे यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, क्योंकि लेटर मौर्यास जो थे, लेटर मौर्यास भी जो थे, अशोका तक सब ठीक चल रहा था, अशोका तक सब ठीक चल रहा था। जब लेटर मौर्यज आए तब ये लोगों में भी अपनी पॉपुलैरिटी बना नहीं पाए, तब ये लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। सबसे मुश्किल होता है, ये नहीं होता कि आप रैंक 1 लेकर के आ रहे हो, आप नंबर 1 बन रहे हो, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करके रखना सबसे मुश्किल बात होती है। सबसे मुश्किल ये नहीं है कि आपने यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पोजीशन ले ली, फर्स्ट पोजीशन लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना सबसे मुश्किल काम होता है। कि आप बेस्ट हो, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट था और मैं ही बेस्ट रहूँगा, ये चीज़ों को यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर लेटर मौर्यस लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, अपने आप को नंबर 1 साबित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप आज भी अगर गवर्नमेंट को देखो, आपको गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यही कहोगे ना कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप जो है वो सत्ता गिरा दोगे उनकी, वो जो है वो पावर से निकल जाएंगे, फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, री इलेक्शन होंगे, जहाँ पर आप अपनी सरकार दोबारा से चूज़ करोगे। तो यहाँ पर भी एक पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर पाना इनके लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर डिक्लाइन होना इनका ज़रूरी था, इनका डिक्लाइन होना भी इसीलिए ज़रूरी हो गया था। अगर हम यहाँ पर देखें, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस भी यहाँ पर आए। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो मौर्यन एम्पायर में आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य इतनी ह्यूज आर्मी रख रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी रखी कि उनको मेंटेन करना ही मुश्किल हो गया। हमने हर डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मेंबर्स को पढ़ा, जिनका अलग अलग कार्य था। इतने डिपार्टमेंट्स हो चुके थे कि उनके मिनिस्टर्स को संभालना, उनको जो है वो पेमेंट्स करनी, वो मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन थी। तब इतनी ह्यूज आर्मी को मेंटेन कर पाना, आर्मी के भी यहाँ पर आप चार्जेस दोगे, मिनिस्टर्स बैठे हैं उनको भी चार्जेस दोगे, चीज़ें आप बना भी रहे हो, यहाँ पर स्कल्पचर्स भी बना रहे हो, आर्ट एंड कल्चर को भी आप यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो, हर चीज़ के लिए यहाँ पर आपको जो है वो प्रमोशन के लिए भी कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन पैसा आएगा कैसे? अगर पैसा आएगा तो फिर आप जो है, या तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो लोग खुश नहीं रह पाएंगे, लोग खुश नहीं होंगे तो इतनी ज़्यादा पैदावार भी नहीं हो पाएगी, चीज़ें तो महंगी हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा महंगाई में जो चीज़ें हैं वो कैसे ग्रो करेंगी? तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो आएंगे ही। इतनी ह्यूज आर्मी को आप मेंटेन कर रहे हो, इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना कोई मजाक नहीं है, कोई इतना जो है वो इतना मुश्किल काम है लार्ज आर्मी को मेंटेन करना। यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स जो थे वो इतने ज़्यादा हो चुके थे, एक्सपेंडिचर्स जो थे वो ज़्यादा हो गए। एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर लार्ज आर्मी थी, लार्ज आर्मी प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए थे।
तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा जो था वो यहाँ की जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गया। ट्रेजरी के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। इतनी वास्ट आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स इतने थे यहाँ पर, इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स थे, इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स थे, इनको मेंटेन करके रख पाना मुश्किल था। इनकी सैलरीज कहाँ से लेकर के आते? आर्मी इतनी बड़ी थी, आर्मी को भी देनी है। और हर यहाँ पर जो थे मिनिस्टर्स बैठते थे, मिनिस्टर्स को भी जाएंगी, ऑफिशियल्स को भी जाएंगी, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, इनको भी सैलरीज जाएंगी। तो इतनी सैलरी को मेंटेन करना मुश्किल था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आए। और मौर्यन जो टाइम था, मौर्यन टाइम जो था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। मौर्यन पीरियड का यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो जिसकी वजह से क्राइसिस आने स्टार्ट हुए। क्राइसिस की वजह से मौर्यन जो यहाँ पर मौर्य टाइम था वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड न्यू नॉलेज। यहाँ पर जो आउटलाइंग एरियाज़ जो थे तो वहाँ पर जो थे वो अलग अलग जो हमारे मटेरियल्स जो थे, वो मटेरियल कल्चर यहाँ पर जो था, इन्हें भी पता लगने लगा भी आयरन टूल्स को हम कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वेपन्स का स्प्रेड होने लग गया। मगध का जो एरिया था, इसके आसपास भी जो था वो यहाँ पर ये जो एरियाज था, मगधा के आसपास का जो एरिया था, यहाँ पर आयरन टूल्स से जो वेपन्स बन रहे थे, यहाँ से जो वेपन्स थे इनकी यहाँ पर चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई थी मगधा के एरिया में। तो यहाँ इनको नॉलेज मिलने लग गई थी। मगधा के आउटस्कर्ट्स के ऊपर जो चीज़ें बन रही थी उनको पता लगने लग गई थी। जैसे कि नए किंगडम्स जो थे, इसके आसपास के जो नए किंगडम्स थे, जैसे कि शुंगास जो थे, इनको भी पता लगने लग गया कि भी वेपन्स कैसे बनेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखनी चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स अगर कोई एक कंट्री आज बना रही है तो वही चीज़ें आज हम लोग भी आज बनाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। और भी कंट्रीज़ जो हैं वो चीज़ें बना रही हैं, सेम लेवल पर बन रही हैं। तो हर चीज़ ये जो थी यहाँ पर उसका स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। न्यू नॉलेज उनको मिलने लग गई। न्यू नॉलेज के साथ यहाँ पर इनकी शुंगास की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। सतवाहनास को भी पता लगने लग गया कि भी चीज़ें कैसे बनेंगी। सतवाहनास को भी पता था कि भी चीज़ें कैसे बनेंगी। तो इनसे इनको भी नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो गई, जिससे मौर्य का जो टाइम था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अब ये भी लड़ाई करने के लिए, वॉर्स के लिए उतने ही सक्षम हो चुके थे जितना कि मगधा सक्षम था, जितना कि मगध के पास जितनी चीज़ें करने के लिए वो सक्षम था, आज शुंगास भी सक्षम थे, सतवाहनास भी सक्षम थे। यहाँ पर कलिंगा भी एकदम सक्षम हो चुका था कि भी आओ मुझसे भी लड़ाई करो कोई। जैसे आज जो है, अगर हम देखें आज की कंट्रीज जो हैं, हर कंट्री के पास अपना एक न्यूक्लियर वेपन है। हर कंट्री जो है अपने डिफेंस में बहुत अच्छी होती जा रही है। यहाँ तक कि इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यूएसए के पास डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। रशिया के पास डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। चाइना का डिफेंस सिस्टम अच्छा है। हर कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है अपने अंदर ही। तो हर जो कंट्री है वो अपने आप में सक्षम हो चुकी है। तो यहाँ पर भी मगधा ही नहीं, पहले क्या होता था, पहले रशिया ही था जिसके पास जो थे वो न्यूक्लियर वेपन्स थे। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूएसए के पास इतने अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स थे, हमारे पास इतने अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास भी अच्छे वेपन्स हैं, हमारी भी आर्मी बहुत अच्छी हो चुकी है। हमने भी डिफेंस सिस्टम को इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया कि हमारी आर्मी जो है, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम सबसे बेहतरीन है। और यहाँ पर मगध जो था, वो मगध को भी इसी बात का जो था अपने अंदर जो एक जो कहते हैं ना अहंकार था उसको भी कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन शुंगा जो थे उनको भी पता था कि भी चीज़ें कैसे बनेंगी।
सतवाहनास को भी पता था कि वेपन्स कैसे बनेंगे, कलिंगा जो था उसको भी पता था भी कैसे बनेंगी चीज़ें। तो ये जो थे इन सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर जान लिया, इनके यहाँ पर भी डेवलपमेंट, ये भी डेवलप हो चुके थे, तो ये भी सक्षम हो चुके थे, जिसकी वजह से मौर्यास जो थे वो मौर्यास का यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, मौर्यास का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो थे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा फ्रंटियर था, यहाँ पर हमारे पास जो डिफेंस था वो इतना अच्छा नहीं था। निग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो चाइना था, जैसे कि ये हमारा इंडिया है आज का, लेकिन अगर हम इसे मगधा के एरिया के अगर कंपैरेटिव देखें तो यहाँ पर चाइना था, चाइना ने यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पर बना दी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बाहर के जो इन्वेजन्स हो रहे थे, बाहर के जो इन्वेजन्स थे, इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अशोका ने यहाँ पर कोई भी ऐसे बैरियर्स जो थे, हमारे जो पासेस थे, जो हमारे पासेस थे वो ऐसे ही थे, वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर जो थे वो, ऐसा हम अगर कहें कि वहाँ पर हमने कोई बैरियर्स लगाए थे या कुछ भी किया था तो वो कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ना तो कोई आर्मी थी ना कुछ और था, जैसे कि आज हमने हमारे जो बाउंड्री एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी आर्मी जो है वहाँ पर तैनात रहती है, हर आर्मी जो है वहाँ पर तैनात रहती है। बॉर्डर एरियाज़ के जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, आज यहाँ पर हमारी जो आर्मी है वो आर्मी, इंडियन आर्मी हमेशा 24/7 वो यहाँ तैनात रहती है ताकि कोई भी बाहरी आक्रमण ना हो पाए। लेकिन अशोका ने इस तरह का कुछ भी नहीं सोचा। और यहाँ पर जो थे, जैसे कि अगर हम बात करें साइथियंस की, पार्थियंस की, शाकास की, पार्थियंस की यहाँ पर अगर हम बात करें, शाकास की बात करें, साइथियंस की बात करें, तो यहाँ पर ये इन लोगों का इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने चाइना की तरफ जाने से ये तभी यहाँ पर जो चाइना की तरफ ये तभी नहीं गए, ये चाइना की तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना प्रेजेंट थी। यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऑलरेडी यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बना दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना प्रोटेक्टेड रहा। चाइना के पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होने के कारण यहाँ पर एक बैरियर लग गया, बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वहीं इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में यहाँ पर एकदम से इनको अच्छा इनविटेशन था कि आओ भाई हमें लूट कर ले जाओ, आओ भाई हमारे यहाँ राज्य कर लो, आओ हमारे साथ जो है यहाँ पर वॉर खेलो। तो इनको यहाँ पर पूरा का पूरा इनविटेशन मिल रहा था कि आइए हमारे साथ वॉर कीजिए और अपना राज्य इस्टेब्लिश कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर आए, वॉर खेला, एक दूसरे के साथ लड़ाई की और ख़ुद का यहाँ पर एक जो है एरिया में खुद को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया। तो इन्होंने अपने आप को नॉर्थ वेस्ट के अफ़गानिस्तान का जो एरिया था, आज का प्रेजेंट का जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के नॉर्थ रीजन में खुद को यहाँ पर सेटअप किया, अपने किंगडम को यहाँ पर सेटअप किया और इन्हें बैक्ट्रियास कहने यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इनको बैक्ट्रियास कहना हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, इनको बैक्ट्रियास कहना हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर बैक्टीरियाज आ गए थे, अभी बैक्टीरियाज आ गए हैं तो अभी तो डिजीज़ फैलेंगी, अभी चीज़ें जो थी वो डाउनफॉल में जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पर मौर्यस का भी डाउनफॉल आ गया, मौर्यस का इसीलिए यहाँ पर डिक्लाइन हो चुका था। तो ये हमने जो है वो मौर्यस का डिक्लाइन जो है वो पढ़ लिया है और यहीं पर हमारा मौर्यन एम्पायर जो है वो आज ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन
ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस जो हैं वो मेरे चैनल से आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल हु हैव सब्सक्राइब्ड and who will subscribe to those, and thank you for supporting me. Thanks for keep watching. Thank you so much once again.